हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ट्राई क्लोराइड तक पढ़ा था। इसके अंदर है क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को। अब एक कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्रा जो हैलाइड है वो है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन कौन सी अभिक्रियाओं के द्वारा CL4 को बनाया जाता है। तो पहली तो है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। क्लोरोफॉर्म है CH Cl3। क्लोरीनीकरण कराएंगे Cl2 से अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश से। तो Cl परमाणु हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा तो Cl4 प्लस HCl तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। दूसरी भी क्लोरीनीकरण से ही है CH2 के क्लोरीनीकरण, कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से। तो CH2 प्लस अभिक्रिया Cl2 से होती है सूर्य के प्रकाश के अंदर। C और S कार्बन और सल्फर के बीच बंध टूटता है तो सल्फाइड जो होता है वो S-2 होता है, यानी कि कार्बन के साथ में माइनस कितने 4 जुड़े हैं। तो फिर इधर Cl पे माइनस आएगा तो ये भी कितने 4 जुड़ेंगे। तो C के साथ में 4 Cl4। इधर से सल्फर हटा तो वो भी बनाएगा S2Cl, टोटल 6 Cl मतलब 3 Cl2 काम है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। अब इस अभिक्रिया में बना हुआ सह उत्पाद S2Cl2 भी CH2 से अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है। देखो CH2 अभिक्रिया S2Cl 2 मोल लेंगे तो कार्बन के साथ में 4 Cl 4 सल्फर ये 2 ये तो टोटल 6 सल्फर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इन दो विधियों से CL4 को बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं इनके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होंगे कि ये भी एक रंगहीन मधुर गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है जो कि एक अच्छा विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। जल के अंदर अवैलय या आंशिक विलय, जबकि बाकी जो और विलायक होते हैं कार्बनिक विलायक अल्कोहल ईथर वगैरह उनके अंदर वो विलय होते हैं। ये जो होता है अज्वलनशील होता है, इसलिए आग बुझाने के अंदर काम में लिया जाता है। व्यापारिक नाम जो होता है इसका पायरीन होता है, पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो आग बुझाने में इसे काम में लेते हैं। उसके बाद आते हैं इनके रासायनिक गुण कि किस किस का आता विक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब इसके रासायनिक गुण में। तो जिस तरह से क्लोरोफॉर्म के हैं उसी तरह इसके भी रासायनिक गुण, जैसे एक साथ इकट्ठी लिख लें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को लगभग 775 केल्विन ताप के ऊपर जब भाप से अभिक्रिया कराई जाती है तो भाजीन बनती है, जबकि क्लोरोफॉर्म जो होती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश के अंदर ही फाजिन बना लेती है। लेकिन यह किससे करता है, भाप से अभिक्रिया करता है, वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो भाप से अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन के साथ, तो एक ऑक्सीजन 2 बंध से जुड़ेगा तो 2 Cl हट जाएंगे तो COCl2 प्लस में 2 हो गया HCl। ये कराया जाए अपचयन। अपचयन के लिए अपचायक लिया Fe प्लस H2, योग होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा Cl हटेगा तो CHCl3, एक H हटे हुए Cl के साथ HCl तो क्लोरोफॉर्म बन गया। योग करा दें डाइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। डाइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण में क्या होगा कि फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्षार के साथ कराई जाती है, जिससे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह का योग होता है। इनके नाम होता है इसका सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनता है इस पोजीशन के ऊपर।
ये होगा COO। जो Cl है वो के साथ में KCl के रूप में हट जाएंगे, बाकी H2O बचेगा उसके लिए। उसके बाद है HF अभिक्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइडो से अभिक्रिया होती है SbCl5 की उपस्थिति के अंदर, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। तो जब HF से अभिक्रिया होती है तो फ्लोरीन परमाणु हैलोजन का प्रतिस्थापन करता है। जैसे एक फ्लोरीन ने किया तो CFCl, एक जो Cl हटा वो H के साथ HCl, ये कौन बनते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन्स बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन होते हैं? जिसके अंदर कार्बन के साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु उपस्थित, तो कार्बन आता है और Cl, ये फ्रियोन या CFC होते हैं, जहाँ फ्रियोन का निर्माण। ठीक है, अभिक्रिया कराई डाइहैलाइड है अल्कीन की, इनसे अभिक्रिया कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति के अंदर। अब इनसे योग कराएंगे तो हम CCl4 जैसा नीचे लिखा दूँ, करा दूँ। यहाँ कार्बन कार्बन बंद ध्रुवित हो गया, इसके पास गया बंद माइनस, इसका आया प्लस। ठीक है, CCl4 को लिख दिया ClCCl, इसका बंद टूटा, ये माइनस हो गया, ये प्लस। तो Cl का योग यहाँ और CCl3 का योग इस पोजीशन के ऊपर। तो पहले कार्बन में C के साथ में H जुड़ा है और Cl जुड़ा है, और कौन जुड़ेगा? एक Cl। उसके बाद कार्बन है, उसके साथ H और Cl, ये H हो गया, H हो गया, एक हो गया, और इसी कार्बन से किसको जोड़ना है? CCl3 को। C के साथ में 1 2 3 CCl, तो ये अभिक्रिया होगी। इसका जो नाम होगा, नाम लिखेंगे 1 2 3, 1 1 1, फिर 2, फिर 3 3, 6 बार है तो हेक्सा क्लोरो प्रोपेन, ये नाम। और एक रहेगी इसकी जल अपघटन अभिक्रिया। जल अपघटन कराएंगे, अभिक्रिया होती है जलीय क्षार के साथ, जैसे जलीय KOH के साथ है। जलीय KOH हम नीचे कराते हैं अभिक्रिया, C के साथ में 1 2 3 4 Cl। जलीय KOH से कराएंगे तो K और OH, बीच बंद टूटेगा, K इधर से हटेंगे, Cl, तो कार्बन के साथ में 4 OH है। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सी होते हैं तभी अस्थायी होता है, तो ये भी अस्थायी है। तो यहाँ से OH, यहाँ से H2 आ है। अभी 2 बच गए, तो यहाँ से OH, यहाँ से H2 आ है। क्या बच गया? C के साथ में 1 और 1 2 ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस में 2 हो गए H2। तो जल अपघटन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो ये सारी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर उसके बाद इनकी उपयोग, ये कहाँ काम आता है? तो सबसे पहले बताया कि इसके रूप में विलायक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में हो जाएगा। एक एज्वलनशील है तो आग बुझाने के अंदर काम में आता है। और तो रोग होते हैं टैपवर्म, उपवर्म जो होते हैं, उनके इलाज के अंदर भी काम में आता है। तो सारे इसके उपयोग हो जाएंगे। कीटनाशक के अंदर भी काम में ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब उसके बाद है फ्रियोन्स या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि जब कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु उपस्थित है तो वो CFC या फ्रियोन्स कहलाते हैं। फ्रियोन्स को कैसे बनाया जाता है?
कार्बन टेट्रा क्लोराइड Cl4। अभिक्रिया किससे कराई जाती है? HF के साथ। कब होती है? पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति के अंदर या सूर्य के प्रकाश के। फ्लोरीन Cl को हटाएगा, CfCl3 प्लस में HCl बना हुआ CfCl3 HF से अभिक्रिया करे दोबारा या Cl4 की अभिक्रिया 2 HF से करा दी जाए तो CF2Cl2 प्लस HCl। यदि 2 कार्बन वाला एलाइड तो C2Cl6 अभिक्रिया कराई 2 HF, 2 फ्लोरीन Cl को हटाएंगे तो C2F2Cl4 प्लस 2 HCl। तो ये सारे फ्रियोन्स बनते हैं। इन सभी फ्रियोन्स के नाम अलग अलग होते हैं। इसका नाम अलग है, फ्रियोन 11 है या फ्रियोन 12 है, ये फ्रियोन 112 है। तो इस तरह सभी के अलग अलग नाम हैं। तो कैसे नाम रखते हैं? तो फिर आगे आते हैं फ्रियोन्स के नामकरण। नामकरण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर नाम लिखते हैं। सूत्र है X, Y एंड Z। X कौन है? कार्बन परमाणु की संख्या -1। Y कौन है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। Z कौन है? फ्लोरीन की संख्या। अब यहाँ CfCl3 इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो 1 - 1 0, 0 को नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये नहीं लिखा। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो +1 मतलब 1। फ्लोरीन कितना है? 1 है, फ्रियोन 11। अब इसका फ्रियोन कार्बन परमाणु की संख्या -1 0, 0 हो जाएगा, 1 - 1। हाइड्रोजन है ही नहीं तो 1 लिख दिया। फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। इसके बाद में इसका फ्रियोन कार्बन के हैं 2, तो 2 - 1 1 हो गया। हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो H 0 + 1 1 हो गया। फ्लोरीन कितना है? 2, तो 2। तो इसका नाम फ्रियोन 112। तो ये हो गए फ्रियोन्स। अब ये जो फ्रियोन्स होते हैं ये कहाँ काम आते हैं? ये काम आते हैं फ्रिज के अंदर, गैस भरी होती है वो, एयर कंडीशनर के अंदर, AC के अंदर में काम उनके अंदर इस गैस को काम में लिया जाता है CFC। अब ये जो CFC होता है वैसे तो ये अक्रिय है, मतलब जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन हल्की होने के कारण ये समताप मंडल पहुंच जाती है इनके ओजोन परत के आसपास, और वहां जाके ओजोन परत का ह्रास करती है। और ओजोन परत का ह्रास करती है जिसका पृथ्वी के ऊपर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब क्यों होता है? वो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे ही समताप मंडल में यानी कि ओजोन परत के पास पहुंचते हैं तो ओजोन परत का ह्रास करना शुरू कर देते हैं। कैसे करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मान ली 11 ही ले ली, ठीक है। अब ये 11 क्या करता है या कोई दूसरा भी वहाँ जाके क्लोरीन मुक्त मूलक बना, क्योंकि वहाँ कौन सी विकिरणें होती हैं? अल्ट्रावायलेट विकिरणें होती हैं, यूवी विकिरणें, क्योंकि ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। तो वो विकिरण यदि पृथ्वी के ऊपर आएंगी तो बहुत सारी हानिकारक प्रभाव डालेंगी। तो CFC जब वहाँ पहुँचेगा तो अल्ट्रावायलेट विकिरणें क्या करेंगी? Cl और Cl के बीच, यानी कि कार्बन और Cl के बीच जो बंध है उसे तोड़ देंगे, जिससे Cl मुक्त मूलक बनेगा। अब बना हुआ Cl मुक्त मूलक ओजोन का अपघटन शुरू कर देगा और बनाता है ClO मुक्त मूलक प्लस में 3 ऑक्सीजन परमाणु थे, एक ग्रहण करके उनकी बंध तोड़ दिया, ऑक्सीजन के बीच में ClO मुक्त मूलक। अब बना हुआ ClO मुक्त मूलक भी नहीं रुकता, वो फिर ओजोन को अपघटन करता है और बनाता है क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस ऑक्सीजन। अब क्लोरीन मुक्त मूलक फ्री हो गया, फिर ओजोन से अभिक्रिया कर ClO मुक्त मूलक, फिर अभिक्रिया करके फिर क्लोरीन फ्री हो गया। तो मतलब एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग लाखों ओजोन के अणुओं का अपघटन कर सकता है। तो इस तरह से
ओजोन परत का ये ह्रास शुरू कर देते हैं, क्योंकि यदि ओजोन परत का ह्रास हो गया तो उसके बाद सूर्य से परावैंगनी विकिरणें सीधी पृथ्वी के ऊपर आएंगी, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये सारी बीमारियां वहाँ उत्पन्न होगी। तो इसलिए क्या कर रही है कि या तो इन जो गैस होती है इनका उपयोग कम कर दिया जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो ये हो गया फ्रीओन्स। उसके बाद है डीडीटी। डीडीटी पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। बनाया जाता है फिनोल और क्लोरल से। ये तो लिया फिनोल, कितने 2 मोल काम में ले, और अभिक्रिया करा जाए क्लोरल के साथ। क्लोरल होगा सी के साथ में Cl3CH, और ये है फिनोल। इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल, तो दोनों हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ से हटेगा ऑक्सीजन माइनस H2 होती है उपस्थिति में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, जिससे जल के अणु का निष्कासन होगा। बचा कौन? सी के साथ में 3 Cl, सी के साथ में H, दोनों ने बंध बना लिया एनिल समूह ने कार्बन के साथ में। फिनोल नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। उसके बाद जल के अणु का निष्कासन होगा तो DDT बनती है, मतलब डाइक्लोरो 1 और 2, डाइक्लोरो डाइफेनिल, उसके बाद 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 1 और 1 2 कार्बन एथिल, ये नाम है। DDT होता है एक सफ़ेद ठोस पाउडर होता है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, मक्खी मच्छरों को मारने के अंदर काम में लिया जाता है, तो वो DDT होता है। उसके बाद दूसरा है एक और कीटनाशी BH। पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ में अल्ट्रावायलेट विकिरणों की उपस्थिति के अंदर। यदि सूर्य के प्रकाश में कराते तो केवल इस पोजीशन पे Cl की क्लोरोबेंजीन बन जाता, लेकिन अल्ट्रावायलेट विकिरणों की उपस्थिति के अंदर कराई जाती है तो बीच में से तीनों बंद हट जाते हैं और सभी पोजीशन के ऊपर Cl का योग हो जाता है, तो BHC बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन सही में बेंजीन नहीं है, एक साइक्लोहेक्सेन, मतलब इसके IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा साइक्लोहेक्सेन, ये IUPAC। अब ये जो BHC होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, थीटा, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो होता है इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, किसी दूसरे को भेद के अंदर पहुँचा, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बहुत सारे होते हैं। उपयोग जो किया जाता है जिसके अंदर किया जाता है कीटनाशी के अंदर इसे उपयोग किया जाता है, गैमेक्सिन के नाम से, BHC के नाम से बाजार के अंदर मिलता है। अब BHC एंड DDT का वातावरण के ऊपर
विपरीत प्रभाव होता है, क्योंकि जब ये इनको फसलों के अंदर छिड़का जाता है या फिर कहीं मिट्टी के अंदर जीव जंतु को मारने के लिए, सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए कीटनाशकों को वहाँ छिड़का जाता है, तो फसलों के साथ साथ ये खाद्य श्रृंखला के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। वह जो फल हैं जो भी हैं इनके अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मानव के शरीर में पहुंचते हैं, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मृदा के अंदर भी यदि ज़्यादा मात्रा में छिड़काव हो गया तो वहाँ भी उसकी जो मतलब लाभदायक जो जीवाणु थे मृदा के लिए, कृषि उर्वरकता के लिए, उनको भी नष्ट कर देते हैं, जिससे उर्वरकता कृषि की कम हो जाती है। कुछ एक मात्रा के अंदर क्या होते हैं, ये वाष्पित भी हो जाते हैं। वाष्पित होने के बाद वातावरण में पहुँच जाते हैं और जब वर्षा होती है तो उस समय वो नीचे आते हैं और मिट्टी के गर्भ तक ये पहुँच जाते हैं। मतलब ये सब ज़्यादा तो जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं, तो हानिकारक भी होते हैं। तो ये हो गया पार्ट कंप्लीट।